1000 वर्षों के दौरान हुए परिवर्तन की पड़ताल। मानचित्र 1 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरासी का बनाया हुआ दुनिया के नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। मानचित्र 1 और 2 पर नज़र डालिए। मानचित्र अरब भूगोलवेत्ता अल इदरीसी ने 1154 में बनाया था। जहाँ जो नक्शा दिया गया है वहाँ उसके द्वारा बनाए गए दुनिया के बड़े मानचित्र का एक हिस्सा है और भारतीय उपमहाद्वीप को दर्शाता है। मानचित्र 2 एक फ्रांसीसी मानचित्रकार ने 1720 में बनाया था। दोनों नक्शे एक ही इलाके के हैं, मगर उनमें काफ़ी अंतर है। अल इदरीसी के नक्शे में दक्षिण भारत उस जगह है जहां हम आज उत्तर भारत ढूंढेंगे, और श्रीलंका का द्वीप ऊपर की तरफ, जगहों के नाम अरबी। 18वीं सदी के आरंभ में गिबुलाम द लिस्सेले के एटलस नूवो के अनुसार यह महाद्वीप में दिए गए, यहाँ से क्या लिखा, में दिए गए और उनमें से कुछ जाने पहचाने नाम भी है, जैसे कि उत्तर प्रदेश के कन्नौज। मानचित्र 2 पहले मानचित्र के बताने के लगभग 600 वर्ष बाद बनाया गया। इस कालावधि में उपमहाद्वीप के बारे में सूचनाएं काफ़ी बदल गई थी। यह नक्शा हमें ज़्यादा परिचित लगेगा। उसमें विशेषकर तटीय इलाके के बारीकी ब्यौरे देखकर आश्चर्य होता है। यूरोप के नाविक तथा व्यापारी अपनी समुद्री यात्रा के लिए इस नक्शे का इस्तेमाल किया करते थे। लेकिन अब भीतरी इलाकों पर नज़र डालें। क्या इनमें भी उतने ही ब्यौरे हैं जितने समुद्र तट वाले हिस्से में? गंगा के मार्ग को देखें, इसे किस तरह से दर्शाया गया है। इस मानचित्र में तटीय और भीतरी इलाके के बीच ब्यौरे और बारीकी का जो अंतर है, आपके ख्याल में उसका कारण क्या है? इतने ही महत्वपूर्ण एक और बात यह कि दूसरे युग तक मानचित्र अंकन का विज्ञान भी बहुत बदल गया था। इतिहासकार जब बीते युगों के दस्तावेजों, नक्शे और लेखों का अध्ययन करते हैं तो उनके लिए उन सूचनाओं के संदर्भों का, उनकी भिन्न भिन्न ऐतिहासिक पृष्ठभूमियों का ध्यान रखना जरूरी होता है। नई और पुरानी शब्दावली अगर समय के साथ साथ सूचनाएं को संदर्भ में बदलते हैं तो भाषा और अर्थों के साथ क्या होता है। ऐतिहासिक अभिलेख कई तरह के भाषाओं में मिलते हैं और ये भाषाएं भी समय के साथ साथ बहुत बदली है। उदाहरण के लिए मध्य युग के फारसी आधुनिक फारसी भाषा से भिन्न है। यह भिन्नता सिर्फ व्याकरण और शब्द भंडार में ही नहीं आई, समय के साथ शब्दों के अर्थ भी बदल जाते हैं। उदाहरण के लिए हिंदुस्तान शब्द ही लीजिए, आज हमें इसे आधुनिक राज्य भारत के अर्थ में लेते हैं। 13वीं सदी में जब फारसी के इतिहासकार मिनहाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया तो उसका आशय पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच में स्थित इलाकों में से था। उसने इस शब्द का राजनीतिक अर्थ में उन इलाकों के लिए इस्तेमाल किया जो दिल्ली के सुल्तान के अधिकार क्षेत्र में आते थे। सल्तनत के प्रसार के साथ साथ इस शब्द के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र भी बढ़ते गए, लेकिन हिंदुस्तान शब्द में दक्षिण भारत का समावेश कभी नहीं हुआ। इसके विपरीत 16वीं सदी के आरंभ में बाबर ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग इसी महाद्वीप के भूगोल, पशु पक्षियों और यहाँ के निवासियों की संस्कृति का वर्णन करने के लिए किया। यह प्रयोग 14वीं शताब्दी के कवि अमीर खुसरो द्वारा प्रयुक्त शब्द हिंद के ही कुछ समान था, मगर जहाँ भारत के एक भौगोलिक और सांस्कृतिक सत्व के रूप में पहचाना जा रहा, वहीं हिंदुस्तान शब्द से वे राजनीतिक और राष्ट्रीय अर्थ नहीं जुड़े थे जो हमें आज जोड़ते हैं। किसी भी शब्द का प्रयोग करने में इतिहासकार को बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि अतीत में उन शब्दों के कुछ अलग ही अर्थ थे। उदाहरण के लिए विदेशी जैसा सीधा साधा शब्द ही ले लीजिए। हमारे लिए आज इसका अर्थ होता ऐसा व्यक्ति जो भारतीय ना हो। मध्य युग में मानो तो किसी गांव में आने वाले कोई भी अनजाना व्यक्ति जो उस समाज या संस्कृति का अंग ना हो, विदेशी कहलाता था। ऐसे व्यक्ति को हिंदी में परदेशी और फारसी में अजनबी कहा जा सकता था। इसीलिए किसी नगरवासी के लिए वनवासी विदेशी होता था। किंतु एक ही गांव में रहने वाले दो किसान अलग अलग धार्मिक या जाति परंपराओं से जुड़े होने पर वे एक दूसरे के लिए विदेशी नहीं होते थे। इतिहासकार और उनके स्रोत।
इतिहासकार किस युग का अध्ययन करते हैं और उसकी खोज की प्रकृति क्या है, इसे देखते हुए वे अलग अलग तरह के स्रोत का सहारा लेते हैं। उदाहरण के लिए पिछले साल आपने गुप्त वंश के शासकों और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ा। इस पुस्तक में हम मोटे तौर पर 700 से 750 ईस्वी तक लगभग 1000 वर्षों के बारे में पढ़ेंगे। इस काल के अध्ययन के लिए इतिहासकार जिन स्रोतों का प्रयोग करते हैं उनमें आपको बहुत सी बातें ऐसी मिलेगी जो पिछले युग से वैसे ही चली आ रही। इतिहासकार इस काल के बारे में सूचनाएं इकट्ठी करने के लिए अभी भी सिक्के, शिलालेखों, स्थापत्य, भवन निर्माण कला तथा लिखित सामग्री पर निर्भर करते हैं, पर कुछ बातें पहले से काफ़ी भिन्न भी है। इस युग का प्रमाणिक लिखित सामग्री की व्याख्या और विविधता आश्चर्यजनक रूप से बढ़ गई है। इसके आगे इतिहासकार सूचनाएं के दूसरे प्रकार के स्रोत का इस्तेमाल धीरे धीरे कम। कागज़ का मूल्य। इन दो प्रसंगों की तुलना कीजिए। 13वीं सदी के मध्य में एक विद्वान को एक पुस्तक की प्रतिलिपि की जरूरत पड़ी। उसके पास उतना कागज़ नहीं था, इसलिए उसने एक ऐसी पांडुलिपि को ढूंढ डाला जिसकी उसे ज़रूरत नहीं थी और उसके कागज़ को सुखाकर उसका इस्तेमाल कर लिया। एक सदी बाद अगर आप बाजार से कोई खाद्य पदार्थ खरीदते हैं तो हो सकता है कि आपकी किस्मत अच्छी होती है और दुकानदार वह वस्तु कागज़ में लपेट कर देता है, जो तो कागज़ कब अधिक महंगा था और कब आसानी से उपलब्ध था, 13वीं सदी में या 14वीं शताब्दी में करने लगे। इस समय के दौरान कागज़ क्रमशः सस्ता हो गया और बड़े पैमाने पर उपलब्ध भी होने लगा। लोग धर्म ग्रंथ, शासकों के वृत्तांत, संतों के लेखन तथा उपदेश, अर्जियाँ, अदालतों के दस्तावेज, हिसाब तथा करों के खाते आदि लिखने में इसका उपयोग करने लगे। धनी व्यक्ति, शासक, जन, मठ तथा मंदिर पांडुलिपियाँ एकत्रित किया करते थे। इन पांडुलिपियों के पुस्तकालयों तथा अभिलेखागारों में रखा जाता है। इन पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों से इतिहासकारों को बहुत सारी विस्तृत जानकारियाँ मिलती है, मगर साथ ही इनका उपयोग कठिन है। उन दिन छापेखाने तो थे नहीं, इसलिए लिपिक या नकलन बीस हाथ से ही पांडुलिपियों का प्रकृति बनाते थे। अगर आपने कभी किसी मित्र के गिरा कार्य का नकल उतारी है तो क्या आप जानते होंगे कि यह काम आसान नहीं है। कभी कभी आपको मित्र के लिखावट समझ में नहीं आती होगी और आपको मजबूर होकर अंदाज ही लगाना पड़ता होगा कि क्या लिखा गया। फलस्वरूप आपके लिखे में मित्र के लिखे हुए से कुछ छोटे मोटे लेकिन महत्वपूर्ण अंतर आ जाते होंगे। पांडुलिपि की प्रतिलिपि बनाने में भी कुछ यही होता है। प्रतिलिपियां बनाते हुए लिपिक छोटे मोटे फेरबदल करते चलते थे। कहीं कोई शब्द, कहीं कोई वाक्य, सदी दर सदी प्रतिलिपियों की भी प्रतिलिपियां बनती रही और अंततः एक ही मूल ग्रंथ का भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत अलग हो गई। इससे बड़ी गंभीर समस्या उत्पन्न हो गई, क्योंकि आज हमें लेखक के मूल पांडुलिपियां शायद ही कहीं मिलती। हमें बाद के लिपिकों द्वारा बनाई गई प्रतिलिपियों पर ही पूरी तरह निर्भर रहना पड़ता है। इसलिए इस बात का अंदाज़ लगाने के लिए कि मूलतः लेखक ने क्या लिखा था, इतिहासकार को एक ही ग्रंथ का विभिन्न प्रतिलिपियों का अध्ययन करना पड़ता है। कई बार लेखक स्वयं भी समय समय पर अपने मूल वृत्तांत में संशोधन करते रहते थे। 14वीं शताब्दी के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी ने अपना वृत्तांत पहली बार 1356 में और दूसरी बार इसके 2 वर्ष बाद लिखा था। दोनों में अंतर है, लेकिन 1971 तक इतिहासकारों को पहली बार वाले वृत्तांत की जानकारी नहीं थी। यह पुस्तकालयों के विशाल संग्रहों में कहीं दबा पड़ा था। नए सामाजिक और राजनीतिक समूह। सन 700 से 1750 के बीच 1000 वर्षों का अध्ययन इतिहासकारों के आगे भी भारी चुनौतियां रखता है। मुख्य रूप से इसीलिए कि हर पूरे काल में बड़े पैमाने पर और अनेक तरह के परिवर्तन हुए। इस काल में अलग अलग समय पर नई प्रौद्योगिकी के दर्शन होते हैं, जैसे सिंचाई में राहट, कताई में चरखे और युद्ध में आग्नेयास्त्र। बारूद वाले हथियार का इस्तेमाल। इस उपमहाद्वीप में नई तरह का खान पान भी आया। आलू, मक्का, मिर्च, चाय और कॉफ़ी। ध्यान रहे कि ये तमाम परिवर्तन नए प्रौद्योगिकियाँ और फसल उन लोगों के साथ आए जो नए विचार भी लेकर आए थे। परिणाम स्वरूप यह काल आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तनों का भी काल रहा। अध्याय 5 और 7 में आप इनमें से कुछ के बारे में जानेंगे। इस युग में लोग की गतिशील एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना भी बहुत बढ़ गया था। अवसर की तलाश में लोग के झुंड दूर दूर यात्राएं करने लगे थे। इस उपमहाद्वीप में अपार संपदा और अपना भाग्य गढ़ने के लिए अपार संभावनाएं मौजूद थी। इस काल में जिन समुदायों का महत्व बढ़ गया उनमें से एक समुदाय था राजपूत।
जिसका नाम राजपूत अर्थात राजा का पुत्र से निकलता है। 8वीं से 14वीं सदी के बीच यह नाम आमतौर पर योद्धाओं के समय समूह के लिए प्रयुक्त होता था जो क्षत्रिय वर्ण के होने का दावा करते थे। राजपूत शब्द के अंतर्गत केवल राजा और सामंत वर्ग ही नहीं बल्कि वे सेनापति और सैनिक भी आते थे जो पूरे उपमहाद्वीप को अलग अलग शासकों की सेनाओं में सेवारत थे। कवि और चारण राजपूतों के आचार संहिता प्रबल पराक्रम और स्वामी भक्ति का गुणगान करते थे। इस युग में राजनीतिक दृष्टि से महत्व हासिल करने के अवसरों का लाभ मराठा, सिख, जाट, अहोम तथा कायस्थ, मुख्य लिपिकों तथा मुंशियों को कार्य करने वाली जाति आदि समूह ने भी उठाया। इस पूरे काल के दौरान क्रमशः जंगलों की कटाई हो रही थी और खेती का इलाका भी बढ़ता जा रहा था। कुछ क्षेत्र में यह परिवर्तन अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक तेजी से और पूरे तौर पर हुआ। पर्यावास में परिवर्तन के कारण कई वनस्पतियों को मजबूर होकर अपना स्थान छोड़ना पड़ा। कुछ और वनवासी जमीन की जुताई करने लगे और कृषक बन गए। कृषकों ने नए समूह क्षेत्रीय बाजार, मुखियाओं, पुजारियों, मठों और मंदिरों से प्रभावित होने लगे। वे बड़े और जटिल समाजों में अंग बन गए। उन्हें कर चुकाने पड़ते थे और स्थानीय मालिक वर्ग को बेगार करनी पड़ती थी। परिणाम स्वरूप किसान के बीच आर्थिक और सामाजिक अंतर उभरने लगे। कुछ के पास ज़्यादा उपजाऊ जमीन होती थी, कुछ लोग मवेशी भी पालते थे और कुछ लोग खेती से खाली समय में दस्तकारी आदि का कुछ काम कर लेते थे। जैसे जैसे समाज में अंतर बढ़ने लगा, लोग जातियों और उपजातियों में बांटे जाने लगे और उनका पृष्ठभूमि और व्यवसाय के आधार पर उन्हें समाज में ऊंचा या नीचा दर्जा दिया जाने लगा। ये दर्जे स्थानीय नहीं थे। किसी जाति विशेष के सदस्य के हाथों में कितना सत्ता, प्रभाव और संसाधनों का नियंत्रण है, इसके आधार पर उसके दर्जे बदलते रहते हैं। एक जाति का किसी क्षेत्र में कोई दर्जा हो सकता है और किसी अन्य क्षेत्र में कोई और। अपने सदस्यों के व्यवहार का नियंत्रण करने के लिए जातियां स्वयं अपने अपने नियम बनाती थी। इन नियम का पालन जाति के बड़े बुजुर्ग के साथ सभी करवाती थी, जिसे कुछ इलाकों में जाति पंचायत कहा जाता था। लेकिन जातियों को अपने निवास के गांवों के रिवाजों का पालन भी करना पड़ता था। इसके अलावा कई गांवों पर मुखियाओं का शासन होता था। मिल मिलाकर वे किसी राज्य की एक छोटी इकाई भर होती थी। क्षेत्र और साम्राज्य। चोल अध्याय 2, तुगलक अध्याय 3 या मुगल अध्याय 4 जैसे बड़े बड़े राज्यों के अंतर्गत कई सारे क्षेत्र आ जाते थे। दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन बलबन 1266 से 87 इसकी प्रशंसा में एक संस्कृत प्रशस्ति के उदाहरण के लिए अध्याय 2 देखिए। उसमें एक विशाल साम्राज्य का शासक बताया गया जो पूर्व में बंगाल, गौड़ से लेकर पश्चिम में अफगानिस्तान के गजनी गज्जन तक फैला हुआ था और जिसमें संपूर्ण दक्षिण भारत द्रविड़ भी आ जाता था। गौड़, अंध, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र और गुजरात आदि भिन्न भिन्न क्षेत्र के लोग उसकी सेना के आगे पलायन कर जाते थे। इतिहासकार विजय अभियान के इन दावों को अतिशयोक्तिपूर्ण मानते हैं। साथ ही वे यह समझने की कोशिश भी लगे रहते हैं कि शासक लोग इस उपमहाद्वीप के भिन्न भिन्न भागों पर अपने अधिकार का उल्लेख क्यों करते रहते हैं। सन 1318 में कवि और अमीर खुसरो ने इस बात पर गौर किया था कि इस देश के हर क्षेत्र की एक अलग भाषा है। सिंधी, लाहौरी, कश्मीरी, द्वार समुद्री दक्षिण कर्नाटक में, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में, गुजरी गुजरात में, महावारी तमिलनाडु में, गौड़ी बंगाल में, अवधी पूर्वी उत्तर प्रदेश में और हिंदवी दिल्ली के आसपास क्षेत्र में। अमीर खुसरो ने आगे बतलाया कि इन भाषाओं के विपरीत एक भाषा संस्कृत भी है जो किसी विशेष क्षेत्र की भाषा नहीं है। यह एक प्राचीन भाषा है जिसे केवल ब्राह्मण जानते हैं, आम जनता नहीं। अमीर खुसरो द्वारा उल्लिखित भाषाओं की एक सूची बनाइए और एक सूची उन भाषाओं के नाम का बनाइए जो उनके द्वारा उल्लिखित क्षेत्रों में आज बोली जाती है। जो नाम एक से है उन्हें रेखांकित कीजिए और जो नाम भिन्न है उनके चारों ओर घेरा खींच दीजिए। क्या आपने ध्यान दिया कि समय के साथ भाषाओं के नाम बदल गए हैं? सन 700 ईस्वी तक कई क्षेत्रों के अपने अपने भौगोलिक आयाम तय हो चुके थे और अपनी अपनी भाषा तथा सांस्कृतिक विशेषताएं स्पष्ट हो गई थी। अध्याय 9 में आपको इनके बारे में और अधिक जानकारी मिलेगी। ये क्षेत्र विशेष शासक राजवंशों से भी जुड़ गए थे। इन राज्यों के बीच काफ़ी टकराहट चलती रहती थी। कभी कभी चोल, खिलजी, तुगलक और मुगल जैसे राजवंश अनेक क्षेत्र में फैला एक विशाल साम्राज्य भी खड़ा कर लेते थे। ये सभी साम्राज्य समान रूप में स्थिर या सफल नहीं हो पाते थे। उदाहरण के लिए अध्याय 3 और अध्याय 4 की तालिका की एक की तुलना कीजिए। खिलजी और मुगल वंश के शासन कितनी अभी तक चले। 18वीं सदी में मुगल वंश का पतन के ढलान पर था। फलस्वरूप क्षेत्रीय राज फिर से उभरने लगे। अध्याय 10 लेकिन वर्षों के
से जो सब क्षेत्रीय समाज साम्राज्यों का शासन चला रहा, उस क्षेत्रों की प्राकृतिक बदल गई थी। उन पर कई छोटे बड़े राज्यों का शासन चलता रहा था और उन राज्यों की बहुत सी बातें इस उपमहाद्वीप के अधिकतर भाग पर फैले इन क्षेत्रों को विरासत में मिली थी। इस तथ्य का पता हमें उन कई परंपराओं से लगता है जो इन क्षेत्रों से उभरी थी। इन परंपराओं के कुछ एक दूसरे से भिन्न और कुछ एक समान है। ऐसी परंपराएं हमेशा हमें प्रशासन, अर्थव्यवस्था के प्रबंधन, उच्च संस्कृति तथा भाषा के संदर्भ में मिलती है। सन 700 से लेकर साढ़े 1700 के बीच के 1000 वर्षों में इन विभिन्न क्षेत्रों की प्रकृति एक दूसरे को कटकर अलग अलग नहीं पनपती थी। हालांकि उनके चरित्र की अपनी विशेषताएं बनी रही थी, मगर समन्वय का सर्वक्षेत्रीय ताकतों का प्रभाव भी उन पर पड़ा था। पुराने और नए धर्म। इतिहास के जिन 1000 वर्षों के पड़ताल हम कर रहे हैं, इनके दौरान धार्मिक परंपराएं कई बड़े परिवर्तन आए। दैनिक तत्वों में लोग की आस्था कभी बिल्कुल ही व्यक्तिक स्तर पर होती थी, मगर आमतौर पर इस आस्था का स्वरूप सामूहिक होता था। किसी दैविक तत्व के सामूहिक आस्था यानी धर्म प्रायः स्थानीय समुदाय के सामाजिक और आर्थिक संगठन से संबंधित होती थी। जैसे इन समुदाय का सामाजिक संसार बदलता गया, वैसे ही इनकी आस्थाओं में भी परिवर्तन आता गया। आज हम जैसे हिंदू धर्म कहते हैं, इससे भी इसी युग में महत्वपूर्ण बदलाव आए। इन परिवर्तन में कुछ थे नए देवी देवताओं का पूजा, राजाओं द्वारा मंदिरों का निर्माण और समाज में पुरोहितों के रूप में ब्राह्मणों का बढ़ता महत्व तथा बढ़ती सत्ता आदि। संस्कृत ग्रंथों के ज्ञान के कारण समाज में ब्राह्मणों का बड़ा आदर होता था। इनके संरक्षक थे नए शासक जो स्वयं प्रतिष्ठा की चाह में थे। इन संरक्षकों को समर्थन होने के कारण समाज में इनका दबदबा और भी बढ़ता गया। इस युग में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन भक्ति की अवधारणा के रूप में आया। इसमें ईश्वर की कल्पना एक ऐसे प्रेमी इष्ट देवी देवता के रूप में की गई थी जिस तक पुजारियों के विशद कर्मकांड के बिना ही भक्ति स्वयं पहुंच सके। इस विषय में और साथ ही दूसरी परंपराओं के बारे में आपको अध्याय 8 में जानकारी मिलेगी। यही वह युग था जिसमें इस उपमहाद्वीप में नए नए धर्मों का भी आगमन हुआ। कुरान शरीफ का संदेश भारत में पहले 7वीं सदी के व्यापारियों और आप्रवासियों के जरिए पहुंचा। मुसलमान कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा और उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो। कई शासक इस्लाम और इसके विद्वान धर्मशास्त्रियों और अन्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। हिंदू धर्म की ही भांति इस्लाम के अनुयायी भी अपने धर्म को अलग अलग तरह के व्याख्या करते थे। मुसलमान में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि सम्मत नेता मानते थे, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। इस्लाम के आरंभिक दौरे में इस धर्म का नेतृत्व करने वाले खलीफा कहलाते थे और आगे भी इनकी परंपरा चलती रही। इस्लामी न्याय सिद्धांत विशेषकर भारत में हनफी और शफी ऐसे सिद्धांत है कि विभिन्न परंपराओं में भी कई महत्वपूर्ण अंतर रहे। ऐसे इन धर्म सिद्धांत तथा रहस्यवादी विचारों को लेकर विभिन्नताएं देखने को मिलती है। समय और इतिहास के कालखंडों पर विचार। इतिहासकार समय को केवल घड़ी या कैलेंडर की तरह नहीं देखती, यानी कि केवल घंटा, दिन या वर्षों के बीतने के रूप में ही नहीं देखते। उनका नज़रिया यह है कि समय सामाजिक और आर्थिक संगठन में आने वाले परिवर्तन को झलकाता है। यह दिखलाता है कि विचारों और विश्वासों में कितना अस्थायित्व रहा है और कितना परिवर्तन आया है। यदि अतीत को समान विशेषता रखने वाले कुछ बड़े हिस्से युगों को कालों में बांट दिया जाए तो समय का अध्ययन कुछ आसान हो जाता है। 19वीं सदी के मध्य में अंग्रेज इतिहासकार ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। यह विभाजन इस विचार पर आधारित था कि शासकों को धर्म ही एकमात्र महत्वपूर्ण ऐतिहासिक परिवर्तन होता है और अर्थव्यवस्था, समाज और संस्कृति में और कोई भी महत्वपूर्ण बदलाव नहीं आता है। इस दृष्टिकोण में इस उपमहाद्वीप का अपार विधिवत की भी उपेक्षा हो जाती थी। इस काल विभाजन को आज बहुत कम इतिहासकार ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़े थे उसमें प्राचीन समाजों के कई प्रकारों का समावेश था, जैसे शिकारी, संग्राहक, प्रारंभिक दौर के कृषिकर्मी, शहरों और गांवों के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्यों और साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे उसे प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक,
इस काल विभाजन में आप बहुत कम इतिहासकार को ही स्वीकार करते हैं। अधिकतर इतिहासकार आर्थिक तथा सामाजिक कारकों के आधार पर ही अतीत के विभिन्न कालखंडों की विशेषताएं तय करते हैं। पिछले साल आपने जो इतिहास पढ़ा था उसमें प्राचीन समाज के कई प्रकार के समावेश था, जैसे शिकारी संग्रह, प्रारंभिक दौर में कृषिकर्मी, शहर और गाँव के निवासी और प्रारंभिक दौर के राज्य का साम्राज्य। इस साल आप जो इतिहास पढ़ेंगे वो प्रायः मध्यकालीन इतिहास कहा जाता है। इसमें आपको कृषक समाजों के विस्तार, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों के उदय, कभी तो ग्रामवासियों और वनवासियों की कीमत पर प्रधान धर्मों के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म के विकास और यूरोप से व्यापारिक कंपनियों के आगमन के बारे में और विस्तार से जानकारी मिलेगी। भारत के इतिहास के ये 1000 साल अनेक बदलावों के साक्षी रहे। आखिरी 16वीं और 18वीं शताब्दी में 8वीं और 11वीं शताब्दी से काफ़ी भिन्न थी। इसलिए इस सारे काल को एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देखना समस्याओं से खाली नहीं था। फिर मध्यकाल की तुलना प्रायाधुनिक काल से की जाती थी। आधुनिकता के साथ भौतिक उन्नति और बौद्धिक प्रगति का भाव जुड़ा हुआ। इससे आशय यह निकलता है कि मध्यकाल रूढ़िवादी था और उसे दौरान कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि ऐसा नहीं था। इन 1000 वर्षों के दौरान इस उपमहाद्वीप के समाज में प्रायः परिवर्तन आते रहे और कई क्षेत्रों की अर्थव्यवस्था में इतनी समृद्धि हो गई कि उसमें यूरोप की व्यापारियों कंपनियों को भी आकर्षित करना आरंभ कर दिया। इस पुस्तक को पढ़ते समय आप परिवर्तन के चिन्हों तथा सक्रिय ऐतिहासिक प्रक्रियाओं पर ध्यान देते चले, और जब भी संभव हो इस पुस्तक में आप जो पढ़ रहे हों उसकी तुलना आप पिछले वर्ष में पढ़ी हुई बातों से करने की कोशिश करें। जहाँ भी संभव हो यह देखें कि क्या बदलाव हुआ और कहाँ नहीं, और आज अपने आसपास की दुनिया पर नज़र डालकर भी यह देखें कि और भी क्या कुछ बदला है या वैसा ही रहा है। कल्पना करें आप एक इतिहासकार हैं। इस अध्याय में उल्लेखित कोई एक विषय आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक इतिहास चुनिए और समझाइए कि आपके विचार में उसकी जानकारी हासिल करना क्यों दिलचस्प है। हमारे अतीत में विदेशी किसे माना जाता था? नीचे उल्लेखित बात का सही या गलत है। प्रश्नोत्तर है, इसमें क्या क्या था अलग से साइड से नॉलेज दिया गया था। कोई प्रभावशाली धनी व्यक्ति जो किसी कलाकार, शिल्पकार, विद्वान या अभिजात जैसे किसी अन्य व्यक्ति को मदद करे या सहारा दे। आपको संस्कृत ज्ञानी या ब्राह्मणों के बारे में अमीर खुसरो की टिप्पणी याद है? ये पता लगाइए कि क्या आपका राज्य कभी इन सब क्षेत्रीय साम्राज्य का हिस्सा रहा था। यदि रहा था तो कितने समय तक। अरे आप क्या समझते हैं शासक ऐसे दावे क्यों करते थे? फिर इतना था शिविस्तान, उच्च, मुल्तान, कलनौर, लाहौर, समाना, सरस्वती, कुहराम, हांसी, दिल्ली, बदायूं, कन्नौज, कड़ा, अवध, बिहार, लखनौती, जाजनगर, मालवा, गुजरात, देवगिरी, तेलंगाना, तैलंग, द्वार समुद्र, मवार। मिस्र के सियाबुद्दीन उमरी द्वारा रचित मासलिक अल अबसर फी मामलिक अल अमसर के अनुसार मोहम्मद तुगलक के राजकाल में दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत आने वाले प्रांत थे। इतने सब ये सब इधर क्या है। इस अनुभाग में जो प्रौद्योगिकी, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन बनी थे उनमें से कौन कौन से परिवर्तन आपकी समझ में आपके शहर या गांव में सबसे महत्वपूर्ण रहे? पर्यायवास, इसका तात्पर्य किसी भी क्षेत्र के पर्यावरण और वहाँ के रहने वालों की सामाजिक और आर्थिक जीवन शैली से है। उधर लिखावट के विभिन्न प्रकार की शैलियों के कारण फारसी और अरबी पढ़ने में कठिनाइयाँ हो सकती है। नस्तलीक लिपि बाएं ओर से वर्ण जोड़कर धाराप्रवाह रूप में लिखे जाते हैं। फारसी अरबी के जानकारों के लिए इस लिपि का पढ़ना आसान होता है। शिकस्त लिपि दाईं ओर अधिक सघन, संक्षिप्त और कठिन है। ये एक लघु चित्र की प्रकृति है जिसमें एक लिपि को किसी पांडुलिपि का नकल कर रहा है। इस चित्र का आकार सिर्फ 10.5 सेमी है। इसे छोटे आकार के कहने से लघु चित्र या मिनिएचर कहा जाता है। कभी कभी इन लघु चित्रों का प्रयोग लेख और आई पांडुलिपियों की स्पष्टता प्रदान करने के लिए किया जाता था। ये इतने सुंदर होते हैं कि आगे चलकर संग्रहकर्ता अक्सर इन चित्रों का पांडुलिपियों से अलग करके बेचने लगे। अभिलेखागार, ऐसा स्थान जहाँ दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है। आज सभी राष्ट्रीय और राज्य
सरकारों के अभिलेखागार होते हैं जहां वे अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन का ब्यौरा का रिकॉर्ड रखते हैं। क्या आपको ऐसा कुछ और शब्दों का ध्यान आता है जिनके अर्थ भिन्न भिन्न संदर्भों में बदले जाते हैं? 18वीं सदी के आरंभ में गिब्लाउम द लिसले के एटलस नूवो के अनुसार यह उपमहाद्वीप 12वीं सदी के भूगोलवेत्ता अल इदरीसी का बनाया हुआ दुनिया का नक्शे का एक हिस्सा, जिसमें भारतीय उपमहाद्वीप के को भूमि से समुद्र तक दिखाया गया है। चैप्टर 1 समाप्त हुआ। नए राजा और उनके राज्य। चैप्टर 2 है कक्षा 7वीं की बुक है, कक्षा 7वीं के बुक पढ़ रहे हैं। चैप्टर 2 है 7वीं शताब्दी के बाद कई राजवंशों का उदय हुआ। मानचित्र 1 में उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों के 7वीं के 12वीं शताब्दी के बीच के शासन करने वाले प्रमुख राजवंशों को दिखाया गया है। इसमें कौन कौन से है देख लीजिए। 7वीं 12वीं शताब्दी के प्रमुख शायस, कश्मीर, मुल्तान के अरब, मंसूर के अरब, अनरट, इंद्रप्रस्थ, चाहमान, कन्नौज, तिब्बत, नेपाल, प्रयाग, बनारस, चंदेल, गुर्जर, प्रतिहार, परमार, राजपूत, मालखेद, मन्यखेद, पूर्वी चालुक्य, कालिंग, गंगा, उत्कल, पाल, पहाड़पुर, कामरूप। फिर मानचित्र में गुर्जर, प्रतिहार, राष्ट्रकूट के पाल, चोल और चाहमान चौहानों के स्थान का निर्धारण कीजिए। क्या आप आज के उन राज्यों की पहचान कर सकते हैं जिन पर इनका नियंत्रण था? नए राजवंशों का उदय। 7वीं सदी के आते आते उपमहाद्वीप के विभिन्न भागों में बड़े भूस्वामी और योद्धा सरदार अस्तित्व में आ चुके थे। राजा लोग प्रायः उन्हें अपना मातहत या सामंत के रूप में मान्यता देते थे। उनसे उम्मीद की जाती थी कि वे राजा या स्वामी के लिए उपहार लाएं, उनके दरबार में हाजिरी लगाएं और अन्य सैन्य सहायता प्रदान करें। अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर सामंत अपने आप को महासामंत, महामंडलेश्वर, पूरे मंडल का महान स्वामी इत्यादि घोषित कर देते थे। कभी कभी वे अपने स्वामी के आधिपत्य से स्वतंत्र हो जाने का दावा भी करते थे। इसी तरह का एक उदाहरण दक्कन के राष्ट्रकूटों का था। शुरुआत में वे कर्नाटक के चालुक्य राजाओं के अधीनस्थ थे। 8वीं सदी के मध्य में वे एक राष्ट्रकूट प्रधान दंतदुर्ग ने अपने चालुक्य स्वामी की अधीनता से इनकार कर दिया, उसे हराया और हिरण्य गर्भ, शाब्दिक अर्थ सोने का गर्भ नामक एक अनुष्ठान किया। जब यह अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था तो यह माना जाता था कि इसे याजक जन्मना क्षत्रिय ना होते हुए भी क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रयत्व प्राप्त कर लेगा। कुछ अन्य उदाहरण में उद्यमी परिवार के पुरुष ने अपने राजशाही कायम करने के लिए सैन्य कौशल का इस्तेमाल किया। मिसाल के तौर पर कदम, मयूर शर्मन और गुर्जर प्रतिहार हरिश्चंद्र ब्राह्मण थे, जिन्होंने अपने परंपरागत पेशे छोड़कर सशस्त्र का अपना लिया और क्रमशः कर्नाटक के राजस्थान में अपने राज्य सफलतापूर्वक स्थापित किए। एलोरा की गुफा 15 का भक्ति चित्र, जिसमें विष्णु को नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया, यह राष्ट्रकूट काल की कृति है। ये वाला ना चित्र नंबर। क्या आपके विचार में उस दौर के एक शासक बनने के लिए क्षत्रिय के रूप में पैदा होना महत्वपूर्ण था? राज्यों में प्रशासन। इन नए राज्यों में कईयों ने महाराजाधिराज, राजाओं का राजा, त्रिभुवन चक्रवर्ती, इन तीनों भुवनों का स्वामी और इस तरह के अन्य भारी भरकम उपाधियां धारण की। लेकिन इन तरह के दावों के बावजूद वे अपने सामंतों और साथ ही साथ किसान, व्यापारी तथा ब्राह्मणों के संगठनों के साथ अपनी सत्ता की साझेदारी करते थे। इन सभी राजाओं में उत्पादकों अर्थात किसानों, पशुपालकों, कारीगरों से संसाधन इकट्ठा किए जाते थे। इनको अक्सर अपने उत्पादकों का एक हिस्सा त्यागने के लिए मनाया या बात किया जाता था। कभी कभी इस हिस्से को मानकर वसूला जाता था, क्योंकि प्राप्त करने वाले भूस्वामी होने का दावा करता था। राजस्व व्यापारियों से भी लिया जाता था। 400 कर। तमिलनाडु के शासन करने वाले चोल वंश के अभिलेख से भिन्न किस्म के करों के लिए 400 से ज़्यादा सूचक शब्द मिलते हैं। सबसे अधिक उल्लिखित कर है बेटी, जो नगद के बजाय जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था, यानी जबरन श्रम, और कदमाई यानी कि भू राजस्व के मकान तथा छाजन डालने पर लगने वाला कर, खजूर या ताड़ के पेड़ पर चढ़ने के लिए सीढ़ी के इस्तेमाल पर लगने वाला कर, पारिवारिक संपत्ति या उत्तराधिकारी हासिल करने के लिए लगने वाला कर इत्यादि का भी उल्लेख मिलता है। क्या आज इनमें से
कोई भी कर वसूले जाते हैं। प्रशासन का यह रूप आज की व्यवस्था से किन मायनों में भिन्न था? फिर यह संसाधन राजा की व्यवस्था के वित्तीय आधार पर थे, साथ ही मंदिरों और दुर्गों के निर्माण में भी इस्तेमाल होते थे। संसाधन के उन युद्धों को लड़ने में भी इस्तेमाल होते थे जिनसे लूट की शक्ल में धन मिलने की तथा जमीन और व्यापारिक मार्गों को प्रयोग की संभावनाएं बनती थी। राजस्व वसूली के लिए पदाधिकारियों की नियुक्ति सामान्यतः प्रभावशाली परिवारों के बीच से की जाती थी और प्रायः वंशानुगत होती थी। सेना में भी ऐसा ही होता था। कई बार राजा के निकट संबंधी ही इन्हें ओहदे पर होते थे। प्रशस्तियों और भूमि अनुदान का प्रशस्तियों में ऐसे ब्यौरे होते थे जो सशब्द सत्य नहीं हो सकते, लेकिन ये प्रशस्तियाँ हमें बताती है कि इसका खुद को कैसे दर्शाना चाहते थे। मिसाल के लिए शूरवीर विजयी योद्धा के रूप में विद्वान ब्राह्मणों द्वारा रची गई थी। ये आकार प्रशासन के मदद से करते थे। फिर नागभट्ट की उपलब्धियाँ, उसके पहले साइडलाइन देख लेते हैं। इस अभिलेख में उल्लिखित इलाके में से कुछ मानचित्र एक में ढूंढने की कोशिश करें। दूसरे राजाओं ने भी इस तरह के दावे किए थे। आपके विचार से ऐसे दावे उन्होंने क्यों किए होंगे, ये पढ़ते हैं। नागभट्ट की उपलब्धियाँ। कई शासकों ने प्रशस्तियों में अपनी उपलब्धियों का बखान किया। आपने पिछले साल गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशस्तियों के बारे में पढ़ा है। संस्कृत में लिखी गई ग्वालियर मध्य प्रदेश में पाई गई एक प्रशस्ति में प्रतिहार नरेश राघभट्ट के काम का वर्णन किस प्रकार किया गया? आंध्र, सैंधव, सिंध, विदर्भ महाराष्ट्र का एक हिस्सा और कलिंग उड़ीसा का एक हिस्सा के राजा अनेक भाग धाराशायी हो गए जब वे राजकुमार थे। उन्होंने कन्नौज के शासक चक्रयुद्ध को विजित किया। उन्होंने बंगाल का हिस्सा, अनर्त गुजरात का हिस्सा, मालवा मध्य प्रदेश का हिस्सा, किरात, बनवासी, तुर्क, वत्स, मत्स्य दोनों उत्तर भारत के राजाओं को पराजित किया। राजा लोग प्रायः ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे। ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होते थे जो भूमि पाने वाले को दिए जाते थे। यह थोड़ा संस्कृत और थोड़ा तमिल में लिखा हुआ ताम्रपत्र का एक संग्रह है, जिसमें 9वीं सदी में एक शासक के द्वारा दिए गए भूमि अनुदान का उल्लेख है। जिन कड़ियों से यह पत्र जुड़े हैं उन पर राजसी मुहर लगी है, जो यह बतलाने के लिए है कि यह एक प्रमाणित दस्तावेज है। भूमि के साथ साथ क्या दिया जाता था? यह चोल के द्वारा दिए गए एक भूमि अनुदान के तामील भाग का एक अंश है। हमने मिट्टी के मेड़े बनाकर साथ ही कांटेदार झाड़ियाँ लगाकर भूमि की सीमाओं को चिन्हित कर दिया। इस भूमि पर ये चीज़ें फलदार वृक्ष, पानी भूमि, बगीचे और फलोदान पेड़, कुएँ, खुली जगह, चारगाह, एक गांव, बीवी, चबूतरे, नहरें, खाइयाँ, नदियाँ, दलदली जमीन, हौज, अनगार, मछलियाँ के तालाब, मधुमक्खियों के छत्ते और गहरी झीलें। जिसे यह भूमि मिलती है वह इससे कर वसूली कर सकता है। वह न्यायाधिकारियों द्वारा जुर्माने के तौर पर लगाए गए कर वसूल सकता है। पान के पत्ते पर लगने वाले कर, बुने हुए कपड़े पर लगने वाला कर, साथ साथ वाहनों पर लगने वाला कर वसूल सकता है। वह पक्की ईंटों के ऊपर बनी ऊपरी माल के बड़े कमरे बनवा सकता है। बड़े और छोटे कुएं खुदवा सकता है। पेड़ और कांटेदार झाड़ियाँ लगवा सकता है। जरूरी हो तो सिंचाई के लिए नहर बनवा सकता है। उसे यह सुनिश्चित करना चाहिए कि पानी बर्बाद ना हो और तटबंधों का निर्माण हो। लेख में सिंचाई के जितने संभव स्रोत का उल्लेख है उसकी सूची बनाइए और विचार विमर्श कीजिए कि इनका कैसे इस्तेमाल होता होगा। एक विशेष रूप से वांछनीय क्षेत्र था गंगा घाटी के कन्नौज नगर गुजरात। गुर्जर, प्रतिहार, राजपूत और पाल वंशों के शासकों सदियों तक कन्नौज के ऊपर नियंत्रण को लेकर आपस में लड़ते रहे। चूँकि इस लंबी चली लड़ाई में 3 पक्ष थे, इसलिए इतिहासकार ने प्रायः इसका चर्चा त्रिपक्षीय संघर्ष के रूप में किया। जैसा कि हम देखेंगे पृष्ठ संख्या 62 से 66 में, शासकों ने बड़े मंदिरों का निर्माण करवा कर भी अपना सत्ता और संसाधनों का प्रदर्शन करने का प्रयास किया। इसलिए जब वे एक दूसरे के राज्यों पर आक्रमण करते थे तो मंदिरों को भी अपना निशाना बनाते थे, जो कभी कभी बहुत अधिक संपन्न होते थे। आप अध्याय 5 में इसके बारे में और पढ़ेंगे। अफगानिस्तान के गजनी का सुल्तान महमूद ऐसे शासकों में से सबसे प्रसिद्ध है जिस उसने 997 से 1030 तक शासन किया और अपने नियंत्रण का विस्तार मध्य एशिया के भागों, ईरान और उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी हिस्सों तक किया। वह लगभग हर साल उपमहाद्वीप पर हमला करता था। उसका निशान
निशान थे संपन्न मंदिर, जिनमें गुजरात का सोमनाथ मंदिर भी शामिल था। महमूद जो धन उठा ले गया, उसका बहुत बड़ा हिस्सा गजनी में एक वैभवशाली राजधानी के निर्माण में खर्च हुआ। सुल्तान महमूद अपने द्वारा जीते गए लोग के बारे में भी कई बातें जानना चाहता था और उसने अल-बरूनी नामक एक विद्वान को इस उपमहाद्वीप का लेखा जोखा लिखने का काम सौंपा। अरबी में लिखी गई उसकी कृति किताबुल हिंद आज भी इतिहासकार के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत है। अल-बरूनी ने इसे तैयार करने के लिए संस्कृत के विद्वानों से परामर्श किया। युद्ध करने वाले दूसरे राजाओं में चाहमान थे, जो बाद में चौहान के रूप में जाने गए। वे दिल्ली और अजमेर के आसपास के क्षेत्र पर शासन करते थे। उन्होंने पश्चिम और पूरब की ओर अपना नियंत्रण क्षेत्र का विस्तार करना चाहा, जहां उन्हें गुजरात और चालुक्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के गढ़वालों से टक्कर लेनी पड़ी। चाहमानों का सबसे प्रसिद्ध शासक था पृथ्वीराज तृतीय, जिसे सुल्तान महमूद गौरी नामक अफगान शासक को 1191 में हराया, लेकिन दूसरे ही साल 1192 में उसकी हाथों हार गया। चोल राज नज़दीक से एक नज़र। यादव चालुक्य विक्रमादित्य के अंतर्गत कल्याणी, कदम, बदामी, बनवासी, गंगावादी, नोलाम्बादी, काकतीय, बेंगी, दक्षिण कलिंग, उदयपुर, मदुरै, पांडे, गंगाई, चोलपुरम, तंजावुर, लक्षद्वीप, उरई और तंजावुर तक। उरई से तंजावुर तक। चोल वंश सत्ता में कैसे आया? कावेरी डेल्टा के मुट्टियार नाम से प्रसिद्ध एक छोटे से मुखिया परिवार की सत्ता थी, जो कांचीपुरम के पल्लव राजाओं के मतहत थे। उरैयर के चोलवंशीय प्राचीन मुखिया परिवार के विजयालय ने 9वीं सदी के मध्य मुट्टियारों को हराकर इस डेल्टा पर कब्जा जमाया। उसने वह तंजावुर शहर और निशंभू सदनी देव का मंदिर बनवाया। विजयालय के उत्तराधिकारी ने पड़ोसी इलाकों को जीता और उसका राज्य अपने क्षेत्रफल तथा शक्ति दोनों रूप में बढ़ता गया। दक्षिण और उत्तर के पांड्य और पल्लव के इलाके इस राज्य का हिस्सा बन गया। पृथ्वीराज प्रथम, जो सबसे शक्तिशाली चोल शासक माना जाता है, 985 में राजा बना। उसी ने इनमें से ज़्यादातर क्षेत्रों पर अपने नियंत्रण का विस्तार किया। उसने साम्राज्य के प्रशासन का भी पुनर्गठन किया। राजा राज के पुत्र राजेंद्र प्रथम ने उनकी नीतियों को जारी रखी और उसने गंगा घाटी, श्रीलंका तथा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों पर हमला भी किया। इन अभियानों के लिए उसने एक जल सेना भी बनाई। भव्य मंदिर और काष्ठ मूर्ति कला। राज और राजेंद्र प्रथम द्वारा बनवाए गए तंजावुर और गंगाई चोलपुरम के बड़े मंदिर स्थापत्य और मूर्ति कला की दृष्टि से एक चमत्कार है। चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाले बस्तियों के केंद्र बन गए। ये शिल्प उत्पादन के केंद्र थे। ये मंदिर शासकों और अन्य लोगों द्वारा दी गई भूमि से भी संपन्न हो गए थे। इस भूमि का उपज उन सारे विशेषज्ञों का निर्वाह करने में खर्च होती थी जो मंदिर के आसपास रहते और उसके लिए काम करते थे। पुरोहित, मालाकार, बावर्ची, मेहतर। ये क्या? गंगोट चोलपुरम का मंदिर छत जिस तरह से क्रमशः पतली होती गई, उस पर गौर करें। बाहरी दीवारों को सजाने के लिए पत्थर की जो प्रतिमाएं अलंकृत की गई है, उन्हें भी देखिए। संगीत, नर्तक इत्यादि। दूसरे शब्दों में मंदिर से पूजा आराधना के स्थान नहीं थे, वे आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन के केंद्र भी थे। मंदिर के साथ जुड़े हुए शिल्पों के सबसे विशिष्ट था काष्ठ प्रतिमाएं बनाने का काम। चोल काष्ठ प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट काष्ठ प्रतिमाएं में गिनी जाती थी। ज़्यादातर प्रतिमाएं तो देवी देवताओं की ही होती थी, लेकिन कुछ प्रतिमाएं भक्तों के भी बनाई गई थी। कृषि और सिंचाई। चोल की कई उपलब्धियां कृषि में हुए नए विकास के माध्यम से संभव हुई। मानचित्रों दो देखिए और गौर कीजिए कि कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले कई छोटी छोटी शाखाओं में बांटी जाती है। ये शाखाएं बार बार पानी उलीचती है, जिससे किनारे पर उपजाऊ मिट्टी जमा होती रहती है। शाखाओं का पानी कृषि, विशेषतः चावल की खेती के लिए आवश्यक आर्द्रता भी मुहैया कराता है। हालांकि तमिलनाडु के दूसरे हिस्सों में कृषि पहले ही विकसित हो चुकी थी, पर 5वीं और 6वीं सदी में आकर ही इस इलाके में बड़े पैमाने पर खेती शुरू हो पाई। कुछ इलाकों में जंगलों को साफ किया जाना था और कुछ दूसरे इलाकों में ज़मीन का समतल किया जाना था। डेल्टा क्षेत्र में बाढ़ को रोकने के लिए तटबंध बनाए जाने थे और पानी के खेत तक ले जाने के लिए नहरों का निर्माण होना था। कई क्षेत्रों में एक साल में 2 फसल उगाई जाती थी। एक चोल काष्ठ प्रतिमा
के साथ उसे अलंकृत किया गया है। इस पर गौर कीजिए। ऐसी प्रतिमाएं किस तरह बनाई जाती थी, यह जानने के लिए अध्याय 6 देखिए। नई शताब्दी में तमिलनाडु का एक जल द्वार हाउस से नदी के शाखाओं से पानी का प्रवाह के जरिए नियंत्रित किया जाता था। इस पानी से खेत सींचे जाते थे। जल द्वार पारंपरिक रूप से एक लकड़ी का धातु का बाधा है जो आमतौर पर पानी के स्तर को नियंत्रित और नदियों और नहरों के दर के प्रवाह को संचालित करता है। कई जगहों पर फसलों की सिंचाई कृत्रिम रूप से करना जरूरी था। सिंचाई के लिए कई पद्धतियाँ अपनाई जाती थी। कुछ इलाकों में कुएं खोदे गए, कुछ अन्य जगहों में बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर बनाए गए। स्मरण रहे कि सिंचाई के काम में योजना की जरूरत होती है, जैसे श्रम और संसाधन को व्यवस्थित करना, इन कामों को देख रेख करना, यह तय करना कि पानी का बंटवारा कैसे किया जाए। ज़्यादातर नए शासकों के साथ साथ गाँवों में रहने वाले लोग ने इन गतिविधियों में सक्रिय रूप से दिलचस्पी दिखलाई। साम्राज्य का प्रशासन करना। प्रशासन किस प्रकार संगठित था? किसानों की बस्तियों से उर कहलाती थी, सिंचित क्षेत्र के साथ बहुत समृद्ध हो गई थी। इस तरह के गाँव के समूह को नाडु कहा जाता था। ग्राम परिषद और नाडु न्याय करने और कर वसूलने जैसे कई प्रशासकीय कार्य करते थे। बेल्लाल जाति के धनी केंद्र किसानों को केंद्रीय चोल सरकार की देखरेख में नाडु के कामकाज में अच्छा खासा नियंत्रण हासिल था। इनमें से कई धनी भूस्वामियों को राजाओं ने सम्मान के रूप में मूवेंद वेलन, 3 राजाओं को अपनी सेवाएं प्रदान करने वाला वेलन की किसान, अरैयार प्रधान जैसे उपाधियों दी और उन्हें केंद्र में महत्वपूर्ण राजकीय पद सौंपे। चोल अभिलेख के भूमि के विभिन्न कोठियों का उल्लेख मिलता है। बेल्लन वगई, गौर ब्राह्मण, किसान स्वामी की भूमि, ब्रह्मदेव ब्राह्मण को उपहार में दी गई भूमि, सालभोग, किसी विद्यालय के रखरखाव के लिए भूमि, देवदान, तिरुनमटुकनी मंदिर को उपहार में दी गई भूमि, पल्लीचंदम जैन स्थानों को दी गई भूमि। हमने देखा कि ब्राह्मणों के समय समय पर भूमि अनुदान या ब्रह्मदेव प्राप्त हुआ। परिणाम स्वरूप कावेरी घाटी और दक्षिण भारत के दूसरे हिस्सों में ढेरों ब्राह्मणों बस्तियाँ अस्तित्व में आई। प्रत्येक ब्रह्मोदय के देखरेख में प्रभु ब्राह्मण गोस्वामियों का एक सभा द्वारा की जाती थी। ये सभाएं बहुत कुशलतापूर्वक काम करती थी। इनके निर्णय शिलालेखों में प्रायः मंदिरों की पत्थरों की दीवारों पर ब्यौरेवार दर्ज किए जाते थे। नागरम के नगर नाम से ज्ञात व्यापारियों के संघ भी अक्सर शहरों में प्रशासनिक कार्य संपादित करते थे। तमिलनाडु के चिंगलकूट जिले में उत्तर मेरूर से प्राप्त अभिलेख में किस बात का सविस्तार वर्णन है कि ब्राह्मण को सभा का संगठन कैसा था? सिंचाई के कामकाज, बाग बगीचा और मंदिरों इत्यादि का देखरेख के लिए सभा के विभिन्न समितियां होती थी। इन सदस्यों के सदस्यता के लिए जो लोग योग्य होते थे उनके नाम तालपत्र के छोटे टिकटों पर लिखे जाते थे और मिट्टी के बर्तन में रख दिए जाते थे और किसी छोटे लड़के को हर समिति के लिए एक के बाद एक टिकट निकालने के लिए कहा जाता था। आपको लगता है कि महिलाएं इन सभाओं में हिस्सेदारी करती थी? क्या आप समझते हैं कि समितियां के सदस्यों के चुनाव के लिए लॉटरी का तरीका उपयोगी होता था? अभिलेख और लिखित सामग्री। उत्तर मेरूर अभिलेख के अनुसार सभा के सदस्यता के लिए इच्छुक लोगों का ऐसा भूमि का स्वामी होना चाहिए जहां से भू राजस्व वसूला जाता है। उनके पास अपना घर होना चाहिए। उनकी उम्र 35 से 70 के बीच होनी चाहिए। उन्हें वेद का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें प्रशासनिक मामलों की अच्छी जानकारी होनी चाहिए और ईमानदार होना चाहिए। यदि कोई पिछले 3 सालों में से किसी समिति का सदस्य रहा हो तो वह किसी और समिति का सदस्य नहीं बन सकता। जिसने अपने संबंधियों के खाते में जमा नहीं कराया है वह चुनाव नहीं लड़ सकता। अभिलेखों में राजाओं और शक्ति संपन्न पुरुषों के बारे में जानकारियाँ मिलती है, लेकिन यह जानना खास मुश्किल है कि साधारणतः मर्दों और औरतों का जीवन इन राज्यों में कैसा था। 12वीं शताब्दी के तमिल कृति पेरिया पूरनम से एक उदाहरण है। अडनूर की सरहदों पर फूस की पुरानी छज्जनों वाली छोटी छोटी झोपड़ियों से आंटा पुलाया एक ऐसा समूह जिसे ब्राह्मण और बेल्लाल प्रतिष्ठित समाज के बाहर मानते थे। लोग का एक छोटा सा पूर्वा था जिसे ओछे किस्म के पेशों में लग खेतिहर मजदूर रहते थे। चमगादड़ की पट्टियों से घिरे हुए झोपड़ियों और आहतों में छोटे मुर्गियां झुंड घूमते रहते थे।
रंग के बच्चे जो काले लोहे के कंगन पहनते थे, छोटे पिल्लों के उठाए उछलते चले रहे थे। मरूद पेड़ों की छाया एक मजदूरनी ने अपने बच्चों के चमड़े की एक चादर पर सुला दिया। आम के पेड़ों भी थे जिनकी शाखा पर नगाड़े लटके हुए थे, और नारियल के पेड़ों के नीचे जमीन पर बने छोटे गड्ढे में छोटे सिरों वाली कुतियाँ पिल्लों का दूध पिलाने के बाद लेटी हुई थी। लाल कलगी वाले मुर्गों ने सौ फटने से टहले तिगड़े पुलैया और पुलैया का बहुवचन को दिन के काम पर जाने की हाँक लगाते हुए भाग दे दी। धान कुटनी लहरदार बालों वाली पुलैया स्त्रियां के गाने की आवाज़ रोजाना कांजी वृक्ष की छाया में फैलती थी। क्या इस पूर्वे में कुछ ब्राह्मण थे जितनी तरह की गतिविधियां चल रही थी उसका वर्णन करें। आपको ख्याल से अभिलेख में इन सब का उल्लेख क्यों नहीं किया गया। नए राज्य और उनके राज्य। तांग वंश के युग का चीन में तांग राजवंश के तहत एक साम्राज्य स्थापित हुआ जो लगभग 300 वर्षों तक 7वीं से 10वीं सदी तक रहा। इसकी राजधानी सियान दुनिया के सबसे बड़े नगरों में से एक था, जहाँ तुर्की, ईरानी, भारतीय, जापानी और कोरियाई आया जाया करते थे। तांग साम्राज्य परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की गई नौकरशाही द्वारा प्रशस्ति होता था। इन परीक्षाओं में हर इच्छुक व्यक्ति बैठ सकता था। अधिकारियों के चयन की यह व्यवस्था कुछ बदलाव के साथ 1911 तक कायम रही। भारतीय उपमहाद्वीप में प्रचलित व्यवस्थाओं से यह व्यवस्था किन मायनों में भिन्न थी। ये चैप्टर 2 समाप्त होता है। चैप्टर 3 दिल्ली के सुल्तान। हमने अध्याय 2 में देखा कि कावेरी डेल्टा जैसे क्षेत्र बड़े राज्यों के केंद्र बन गए। क्या आपने गौर किया कि अध्याय 2 में ऐसे किस राज्य का जिक्र नहीं है जिसकी राजधानी दिल्ली रही हो। इसकी वजह यह है कि दिल्ली महत्वपूर्ण शहर 12वीं शताब्दी में ही बना। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली, पहले यहाँ देख लेते हैं मानचित्र 1 को। 13वीं-14वीं शताब्दी में दिल्ली सल्तनत के कुछ हिस्से यहाँ पढ़ते हैं। तालिका 1 पर नज़र डालिए। पहले तोमर राजपूत के काल में दिल्ली किस साम्राज्य की राजधानी बनी। 12वीं शताब्दी के मध्य में तोमर को अजमेर के चौहान, जिन्हें चाहमान नाम से भी जाना जाता है, ने परास्त किया। तोमरों और चौहानों के राजकाल में दिल्ली वाणिज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। इस शहर में बहुत सारे समृद्धिशाली जैन व्यापारी रहते थे जिन्होंने अनेक मंदिरों का निर्माण कराया। यहाँ देहलीवाल कहे जाने वाले सिक्के भी डाले जाते थे जो काफ़ी प्रचलन में थे। 13वीं सदी के आरंभ में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई और इसके साथ दिल्ली का एक ऐसी राजधानी में बदल गई जिसका नियंत्रण इस उपमहाद्वीप में बहुत बड़े क्षेत्र पर फैले था। तालिका 1 पर फिर से नज़र डालिए और उन 5 वंशों का पहचान कीजिए जिनसे मिलकर दिल्ली सल्तनत बनती है। जिसके इलाके में हम आज दिल्ली के नाम से जानते हैं वहाँ इन सुल्तानों के अनेक नगर बसाए। मानचित्र 1 को देखकर दिल्ली के कोना सीरी जापाना को पहचानिए। दिल्ली के शासक राजपूत वंश तोमर, कैनन पाल चौहान, पृथ्वीराज चौहान, प्रारंभिक तुर्क शासन कुतुबुद्दीन ऐबक, शमसुद्दीन इल्तुतमिश, रजिया, गयासुद्दीन बलबन। आरंभिक 12वीं शताब्दी 1165-1130 से 45 में 1165 से देखो। राजपूत वंश तोमर कब था। प्रारंभिक 12वीं सदी 1665 में। अनंगपाल 1130 से 1145 में। चौहान 1165 से 1192 में। पृथ्वीराज चौहान 1175 से 1192 में। प्रारंभिक तुर्क शासन 1206 से 1290। पहले कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से 1210 में। शमसुद्दीन इल्तुतमिश 1210 से 1236 में। रजिया 1236 से 1240 में। गयासुद्दीन 1266 से 1287 में। खिलजी वंश 1290 से 1320 में। जलालुद्दीन खिलजी 1290 से 1296 में। अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 में। तुगलक वंश 1320 से 1414 में। गयासुद्दीन तुगलक 1320 से 1324 ईस्वी में। मोहम्मद तुगलक 1324 से 1351 में। फिरोज शाह तुगलक 1351 से 1388 में। अल्लाही दरवाजा है ये। सैयद वंश 1414 से 1451 में। खिजर खान 1414 से 1421 में। लोधी वंश बालोर लोधी 1451 से 1489 में। दिल्ली के सुल्तानों के बारे में जानकारी कैसे। हालांकि अभिलेख सिक्कों के स्थापत्य भवन निर्माण कला के माध्यम से काफ़ी सूचना मिलती है, मगर और भी महत्वपूर्ण वे इतिहास तारीख एकवचन तवरीख बहुवचन जो सुल्तानों के शासनकाल में प्रशासन की भाषा फारसी में लिखे गए थे। पांडुलिपि तैयार करने के 4 कारण हैं। कागज तैयार करना, लेखन कार्य, महत्वपूर्ण शब्दों और महत्वपूर्ण
अनुच्छेदों की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए सोने को पिघलाकर उसका प्रयोग, जील तैयार करना। तबरीक के लेखक सचिव, प्रशासक, कवि और दरबारियों जैसे सुशिक्षित व्यक्ति होते थे जो घटनाओं का वर्णन भी करते थे और शासकों का प्रशासन संबंध सलाह भी देते थे। वे न्याय संगत शासन के महत्व पर बल देते थे। न्याय चक्र, क्या आपको लगता है कि न्याय चक्र राजा और प्रजा के बीच का संबंध को समझाने के लिए उपयुक्त शब्द है? 13वीं सदी के इतिहास फाक ए मुदव्विर ने किस लिखा था कि राजा का काम सैनिकों के बिना नहीं चल सकता। सैनिक वेतन के बिना नहीं जी सकते। वेतन आता है किसानों से एकत्रित किए गए राजस्व से, मगर किसान भी राजस्व तभी चुकेगा सकेगा जब वे खुशहाल और प्रसन्न हो। तब ऐसा तभी हो सकता है कि राजा न्याय और ईमानदार प्रशासन को बढ़ावा दे। ये कुछ बातें ध्यान में रखें। तबरीक के लेखक नगरों में, विशेषकर दिल्ली में रहते थे। गांव शायद ही कभी रहते थे। वे अक्सर अपने इतिहासकार सुल्तानों के लिए उनसे ढेर सारे इनाम इकराम पाने की आशा में लिखा करते थे। ये लेखक अक्सर शासकों को जन्मसिद्ध अधिकार और लिंग भेद पर आधारित आदर्श समाज व्यवस्था बनाए रखने की सलाह देते थे। इनके विचारों से सारे लोग सहमत नहीं होते थे। सन 1236 में सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी रजिया सिंहासन पर बैठी। उस युग के इतिहासकार मिन्हाज सिराज ने स्वीकार किया कि वह अपने सभी भाइयों से अधिक योग्य और सक्षम थी, लेकिन फिर भी वह एक रानी को शासक के रूप में मान्यता नहीं दे पा रहा था। दरबारी जन भी उसके स्वतंत्र रूप से शासन करने की कोशिशों से प्रसन्न नहीं थे। सन 1240 में उसने सिंहासन से हटा दिया गया। जन्मसिद्ध अधिकार, जन्म से आधार पर विशेषाधिकार का दावा। उदाहरण के लिए लोग मानते थे कि कुलीन व्यक्तियों को कुछ खास परिवारों में जन्म लेने के कारण शासन करने का अधिकार विरासत में मिलता है। लिंग भेद, स्त्रियों और पुरुषों के बीच सामाजिक तथा शरीर रचना संबंधी अंतर, आमतौर पर यह तर्क दिया जाता है ऐसे अंतर के कारण पुरुष स्त्रियों की तुलना में श्रेष्ठ होते हैं। रजिया के बारे में मिन्हाज सिराज का विचार। मिन्हाज सिराज का सोचना था कि ईश्वर ने जो आदर्श समाज व्यवस्था बनाई उसके अनुसार स्त्रियों को पुरुषों के अधीन होना चाहिए और रानी को शासन इस व्यवस्था के विरुद्ध जाता था। इसलिए वह पूछता है कि खुदा के रचना के खाते में उसका ब्यौरा चूंकि मर्दों की सूची में नहीं आता, इसलिए इतनी शानदार खूबियों से भी उसे आखिर हासिल क्या हुआ। रजिया ने अपने अभिलेख और सिक्कों पर अंकित करवाया कि वह सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। आधुनिक आंध्र प्रदेश के वरंगल क्षेत्र में किसी समय काकतीय वंश का राजा था। उस वंश का रानी रुद्रमा देवी 1262 से 1289 के व्यवहार में रजिया का व्यवहार बिल्कुल विपरीत था। रुद्रमा देवी ने अपने अभिलेख में अपना नाम पुरुषों जैसा लिखवाकर अपने पुरुष होने का भ्रम पैदा किया था। एक और महिला शासक थी कश्मीर की रानी दिद्दा 980 से 1003। उनका नाम दीदी बड़ी बहन से निकला है। जाहिर है प्रजा ने अपनी प्रिय रानी का यह स्नेह भरा संबोधन दिया होगा। मिन्हाज ने विचार अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। क्या आपको लगता है कि रजिया के विचार में भी यही था? आपके अनुसार स्त्री के लिए शासक बनना इतना कठिन क्यों था? दिल्ली सल्तनत का विस्तार, गैरिसन शहर से साम्राज्य तक। शमसुद्दीन इल्तुतमिश द्वारा जीते गए प्रमुख शहर, राजकोट, नंदना, लाहौर, मुल्तान, कोहराम, तबरहिंद, सरस्वती, सुनाम, बारवाला, हांसी, कासली, संभानक, मंदोर, अजमेर, कोल, ग्वालियर, रणथंभौर, बदायूं, बरना, इनामाबाद, बनारस, लखनऊ। भीतरी प्रदेश किसी शहर या बंदरगाह के आसपास के इलाके में जो उस शहर के लिए वस्तुओं और सेवाओं की पूर्ति करे। गैरिसन शहर मतलब किलेबंदी बादशाह जहां सैनिक रहते थे। 13वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में दिल्ली के सुल्तान का शासन गैरिसनों, रक्षक सैनिकों की टुकड़ियों के निवास के लिए बने मजबूत किलाबंद शहरों से परे शायद ही कभी फैला हो। शहरों के संबंध लेकिन उनसे दूर भीतरी प्रदेशों पर उनका नियंत्रण न के बराबर था और इसके लिए उन्हें आवश्यक सामग्री, रसद आदि के लिए व्यवहार कर या लूट मार पर ही निर्भर रहना पड़ता था। दिल्ली के सुदूर बंगाल और सिंध के गैरिसन शहरों को नियंत्रण बहुत ही कठिन था। बगावत, युद्ध, यहाँ तक कि खराब मौसम से भी उनके संपर्क के नाजुक सूत्र छिन्न भिन्न हो जाते थे। शासन को अफगानिस्तान से आने वाले हमलावर व सूबेदारों से बराबर चुनौतियाँ मिलती रहती थी जो जरा सा
कमजोरी का आभास मिलते ही विद्रोही का झंडा खड़ा कर देती थी। इन चुनौतियों के चलते सुल्तान सल्तनत बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपने आप को बचाए हुए थी। इसके स्थापना गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल में हुआ था और इसका विस्तार अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के राजकाल में हुआ। सल्तनत की भीतरी सीमाओं में जो अभियान चलाए उनका लक्ष्य था गहरी शहरों की पृष्ठभूमि में स्थित भीतरी क्षेत्र की स्थिति का मजबूत करना। इन अभियानों के दौरान गंगा यमुना के दोआब में जंगलों को साफ कर दिया गया और शिकारी संग्राहक की तरह तथा चरवाहों को उनका पर्यावास से खदेड़ दिया गया। वह जमीन किसानों को दे दी गई और कृषि कार्यों को प्रोत्साहन दिया गया। व्यापार मार्गों की सुरक्षा और क्षेत्रीय व्यापार की उन्नति के खातिर नए किले, गैरिसन शहर और शहर बसाए गए। दूसरा विस्तार सल्तनत की बाहरी सीमा पर हुआ। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में दक्षिण भारत को लक्ष्य करके सैनिक अभियान शुरू हुए। देखो मानचित्र 3। ये अभियान मोहम्मद तुगलक के समय में अपनी चरम सीमा पर पहुंचे थे। इन अभियानों से सल्तनत की 5 सेनाओं ने हाथी, घोड़े, गुलाम और मूल्यवान धातु अपने कब्जे में ले ली। दिल्ली सल्तनत की सेनाओं का शुरुआत अपेक्षाकृत कमजोर थी, मगर 150 वर्षों बाद मोहम्मद तुगलक के राजकाल के अंत तक उस महाद्वीप के एक विशाल क्षेत्र इसके युद्ध अभियान के अंतर्गत आ चुका था। इसने शत्रुओं के सेनाओं को परास्त किया और शहरों पर कब्जा किया। इसके सूबेदार और प्रशासक मुकदमों में फैसला सुनाते थे और साथ ही किसानों से कर वसूलता करते थे। लेकिन इतने विशाल क्षेत्र पर इनका नियंत्रण किस सीमा तक और कितना प्रभावी था? दिल्ली 1299, 1303, 1302, 1303 कड़ा, मांडू 1311, वारंगल 1313, 1311, होयसल, तंजावुर 1311। करण 12वीं सदी के आखिरी दशक में बनी कुव्वत अल मस्जिद तथा उसकी मीनारें या जमा मस्जिद दिल्ली के सुल्तानों द्वारा बनाए गए सबसे पहले शहर में स्थित है। इतिहास में इस शहर को दिल्ली या पुराना शहर कहा गया। इस मस्जिद का इल्तुतमिश अलाउद्दीन खिलजी ने और विस्तार किया। मीनार 3 सुल्तानों कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक द्वारा बनवाई गई थी। यह अरबी का शब्द जिसका शाब्दिक अर्थ ऐसा स्थान जहाँ मुसलमान अल्लाह का आराधना से सजदा, घुटने और माथा टेक कर करते हैं। जमा मस्जिद या जामी वह मस्जिद होती है जहाँ अनेक मुसलमान एकत्र होकर साथ साथ नमाज पढ़ते हैं। नमाज की रस्म के लिए सारे नमाजियों में से सबसे अधिक सम्मानीय और विद्वान पुरुष को इमाम नेता के रूप में चुना जाता है। इमाम शुक्रवार के नमाज के दौरान धर्मोपदेश खुतबा भी देता है। नमाज के दौरान मुसलमान मक्का की तरफ मुँह करके खड़ा होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर की दिशा को किबला कहा जाता है। बेगमपुरी मस्जिद यह मोहम्मद तुगलक के राज्यकाल में दिल्ली में उसकी राज्य की राजधानी जहाँपनाह विश्व की शरणार्थी स्थल की मुख्य मस्जिद के तौर पर बनाई गई थी। मानचित्र 1 में जहाँपनाह को ढूंढिए। दिल्ली के सुल्तान ने सारे उपमहाद्वीप के अनेक शहरों मस्जिद बनवाई। इससे उनके मुसलमान और इस्लाम के रक्षक होने के दावे पर बल मिलता रहा। समान आचार संहिता और आस्था को पालन करने वाले श्रद्धालुओं के परस्पर एक समुदाय से जुड़े होने। मोट का मस्जिद सिकंदर लोदी के शासनकाल में या उसके मंत्री द्वारा बनवाई गई थी का बोध उत्पन्न करने के भी मस्जिद सहायक थी। एक समुदाय का अंग होने के बोध प्रबल करना जरूरी था क्योंकि मुसलमान अनेक भिन्न प्रकार के पृष्ठभूमियों से आते थे। जमाली कमली की मस्जिद 1520 के दशक में आखिरी दिनों में निर्मित। चित्र 2, 3, 4, 5 की तुलना कीजिए। इन मस्जिदों की समानता और असमानताएं ढूंढने निकालने की कोशिश कीजिए। चित्र 3, 4, 5। स्थापत्य के उस परंपरा का विकास दिखाई देता है जिसकी चरम सीमा हमें दिल्ली में शाहजहां के मस्जिद में दिखाई देती है। अध्याय 5 में चित्र 7 देखिए। खिलजी और तुगलक वंश के अंतर्गत प्रशासन और सम्मेकन नज़दीक से एक नज़र। दिल्ली सल्तनत जैसे विशाल साम्राज्य के सम्मेकन के लिए विश्वसनीय सूबेदार तथा प्रशासकों की जरूरत थी। दिल्ली के आरंभिक सुल्तान विशेषकर इल्तुतमिश सामंतों और जमींदारों के स्थान पर अपने विशेष गुलामों को सूबेदार नियुक्त करना अधिक पसंद करते थे। इन गुलामों को फारसी में वांदगा कहा जाता था तथा इन सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था। इन्हें राज्य के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर काम करने के लिए बड़े सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। वे चूँकि पूरी तरह अपने मालिक पर निर्भर होते थे इसलिए सुल्तान भी विश्वास करके उन पर निर्भर हो सकते थे।
बेटे से बढ़कर गुलाम। सुल्तान को सलाह दी जाती थी, जिस गुलाम को हमने पाला पोसा और आगे बढ़ाया उसकी हमें देखभाल करनी चाहिए, क्योंकि तकदीर अच्छी हो तो तभी पूरी ज़िंदगी में कभी कभी ही योग्य और अनुभवी गुलाम मिलता है। बुद्धिमानों का कहना है कि योग्य और अनुभवी गुलाम बेटे से भी बढ़कर होता है। क्या आपको गुलाम को बेटे से बढ़कर मानने में कोई कारण समझ में आता है? खिलजी और तुगलक, इन्हें पढ़ लेते हैं। आश्रित, जो किसी अन्य व्यक्ति के संरक्षण में रहता हो, उस पर निर्भर हो। खिलजी और तुगलक शासक बंदरगाह का इस्तेमाल करते रहे और साथ ही अपने ऊपर आश्रित निम्न वर्गों के लोगों को भी उचित राजनीतिक पदों पर बैठाते रहे। ऐसे लोगों को सेनापति और सूबेदार जैसे पद दिए जाते थे, लेकिन इससे राजनीतिक अस्थिरता भी पैदा होने लगी। गुलाम और अस्थिरता अपने मालिक और संरक्षकों के प्रति वफादार रहते थे, मगर उनको उत्तराधिकारियों के प्रति नहीं। नए सुल्तानों के अपने नौकर होते थे, फलस्वरूप किसी नए शासक के सिंहासन पर बैठते ही प्रायः नए और पुराने सरदार के बीच टकराहट शुरू हो जाती थी। सुल्तान द्वारा निचले तबके के लोग को संरक्षण दिए जाने के कारण उच्च वर्ग के कई लोग गहरा धक्का भी लगता था, और फारसी तवरीख के लेखकों ने निचले खानदान के लोगों को ऊंचे पदों पर बैठाने के लिए दिल्ली के सुल्तानों की आलोचना भी की है। सुल्तान महमूद तुगलक के अधिकारीजन। सुल्तान मोहम्मद तुगलक ने आजीज खुमार नामक कलाल, शराब बनाने और बेचने वाले, फिरोज इज़ाम नामक नाई, मनका तवाखा नामक बावर्ची और लड्ढा तथा पीरा नामक मालियों को ऊंचे प्रशासनिक पदों पर बैठाया था। 14वीं शताब्दी के मध्य के इतिहासकार जियाउद्दीन बर्दी ने इन नियुक्तियों का उल्लेख सुल्तान के राजनीतिक विवेश के नाश और शासन करने की अक्षमता के उदाहरण के रूप में किया। आपके ख्याल से बर्नी ने सुल्तान की आलोचना क्यों की थी? करो ना। पहले वाले सुल्तान की तरह खिलजी और तुगलक शासकों ने भी सेनानायक को भिन्न भिन्न आकार के इलाकों में सूबेदार के रूप में नियुक्त किया। ये इलाका एकता कहलाते थे और इन्हें संभालने वाले अधिकारी इक़्तिदार या मुफ्ती कहे जाते थे। मुफ्ती का फर्ज था सैनिक अभियानों का नेतृत्व करना और अपने हितों के कानून और व्यवस्था बनाए रखना। अपने सैनिक सेवाओं के बदले वेतन के रूप में मुफ्ती अपने इलाकों में राजस्व की वसूली किया करते थे। राजस्व के रूप में मिली रकम से ही वे अपने सैनिकों को तनख्वाह देते थे। मुफ्ती लोग पर काबू रखने का सबसे प्रभावी तरीका यह था कि उनका पद वंश परंपरा से ना चले और उन्हें कोई भी इक़्तिदार थोड़े समय के लिए ही मिले, जिसके बाद उसका हस्तांतरण कर दिया जाए। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में नौकरी के इन कठोर नियमों का बड़ी सख्ती से पालन होता था। मुफ्ती लोगों द्वारा एकत्रित किए गए राजस्व की इस रकम का हिसाब लेने के लिए राज्य द्वारा लेखा अधिकारी नियुक्त किए जाते थे। इस बात का ध्यान रखा जाता था कि मुफ्ती राज्य द्वारा निर्धारित कर वसूल और तय संख्या के अनुसार सैनिक रखे। जब दिल्ली के सुल्तान शहरों से दूर आंतरिक इलाकों को भी अपने अधिकार में ले आए तो अपने भूमियों के स्वामी सामंतों और अमीर जमींदारों को भी अपनी सत्ता के आगे झुकने को बात कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में भू राजस्व के निर्धारण और वसूली के कार्य को राज्य अपने नियंत्रण में ले लिया। स्थानीय सामंतों से कर लगाने का अधिकार छीन लिया गया, बल्कि स्वयं उन्हें भी कर चुकाने का बात किया गया। सुल्तान के प्रशासकों ने ज़मीन की पैमाइश की और इसका हिसाब बड़ी सावधानी से रखा। कुछ पुराने सामंत और जमींदार राजस्व का निर्धारण और वसूली अधिकारी के रूप में सल्तनत की नौकरी करने लगे। उस समय 3 तरह के कर थे। कृषि कर, जिसे खराज कहा जाता था और जो किसान की उपज का लगभग 50% होता था, मवेशी पर तथा घरों पर। यह याद रखना जरूरी है कि इस उपमहाद्वीप का काफ़ी बड़ा हिस्सा दिल्ली के सुल्तानों के अधिकार से बाहर ही था। दिल्ली के बंगाल जैसे सुदूर प्रांतों का नियंत्रण कठिन था और दक्षिण भारत के विजय के तुरंत बाद वह पूरा क्षेत्र फिर से स्वतंत्र हो गया था। यहाँ तक कि गंगा के मैदानी इलाके से भी घने जंगलों वालों ऐसे क्षेत्र थे जिसमें बैठने में सुल्तान की सेनाएं अक्षम थी। स्थानीय सरदारों ने इन क्षेत्रों में अपना शासन जमा लिया था। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक इन इलाकों पर जोर ज़बरदस्ती अपना अधिकार जमा भी लेते थे, पर वह अधिकार कुछ ही समय तक रह पाता था। सरदार और उनकी किलेबंदी। अफ्रीकी देश मोरक्को की 14वीं सदी में भारत आए यात्री इब्न बतूता ने बतलाया कि सरदार कभी कभी चट्टानी उबड़ खाबड़ पहाड़ी इलाकों में किले बनाकर आते थे। कभी कभी बांस के झुरमुट्टों में। भारत में बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। बांस पोला नहीं होता, यह बहुत बड़ा होता है। इसके अगल बगल हिस्से आपस
में एक तरह से गुथे होते हैं कि उन पर आग का असर भी नहीं होता है और वे कुल मिलाकर बहुत ही मजबूत होते हैं। सरदार इन जंगलों में रहते हैं जो इनके लिए किले की प्राचीर का काम देते हैं। इस दीवार के घेरे में ही उनके मवेशी और फसल रहते हैं। अंदर ही पानी भी उपलब्ध रहता है, अर्थात वह एकत्र हुआ वर्षा का जल। इसीलिए इन्हें प्रबल बलशाली सेनाओं के बिना हराया नहीं जा सकता। यह सेनाएं जंगल में घुसकर खास तौर से तैयार किए गए औजारों से बांसों को काट डालती है। सरदारों की रक्षा व्यवस्था का वर्णन कीजिए। चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल 1219 से चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल 1219 में उत्तर पूर्व ईरान में ट्रांसऑक्सियाना आधुनिक उज़्बेकिस्तान पर हमला किया और इसके शीघ्र बाद ही दिल्ली सल्तनत का उनका धावा झेलना पड़ा। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के शासकों ने आरंभ में दिल्ली पर मंगोलों के धावे बढ़ गए। इससे मजबूर होकर दोनों ही सुल्तानों को एक विशाल अस्थायी सेना खड़ी करनी पड़ी। इतनी विशाल सेना को संभालना प्रशासन के लिए भारी चुनौती थी। आइए देखें कि दोनों सुल्तान ने इस चुनौती का सामना कैसे किया। दिल्ली पर 2 बार हमला हुआ 1299 से 1300 में 1302 से 1303 में। इनका सामना करने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने एक विशाल अस्थायी सेना खड़ा की। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए सिरी नामक एक नया गैरिसन शहर बनवाया। मानचित्र 1 में इस शहर को ढूंढिए। मोहम्मद तुगलक के शासक का प्रारंभिक वर्ष के सल्तनत पर हमला हुआ। मंगल सेना परास्त हो गई। मोहम्मद तुगलक को अपनी सेना की शक्ति और अपने संसाधनों पर इतना विश्वास था कि ट्रांसऑक्सियाना पर आक्रमण की योजना बना ली। एक स्थानीय सेना तैयार करना उसका आक्रामक कदम था। नया गैरिसन शहर बनाने के स्थान पर दिल्ली के 4 शहरों में से सबसे पुराने शहर दिल्ली एहकुना को निवासियों के खाली करवाकर वहां सैनिक छावनी बना दी गई। पुराने शहर के निवासियों को दक्षिण में बनी नई राजधानी भेज दिया गया। सेना के खिलाने के लिए सैनिकों का पेट भरने का सेना के खिलाने के लिए उसके इलाके में खाद्यान्न इकट्ठा किया गया, लेकिन सैनिकों की विशाल संख्या की जरूरत पूरी करने के लिए मुल्तान ने अतिरिक्त कर भी लगाए। इसी दौरान उस क्षेत्र में अकाल भी पड़ा। मोहम्मद तुगलक भी अपने सैनिकों के नगद वेतन देता था, लेकिन कीमत पर नियंत्रण करने की जगह उसने कुछ आज की कागजी मुद्रा की तरह टोकन संकेतक मुद्रा चलाई। ये सिक्के धातु के बने होते थे, लेकिन सोने चांदी के ना होकर सस्ती धातु के। 14वीं सदी के लोग ने इस मुद्रा का भरोसा नहीं था। वे बड़े चतुर थे, अपने सोने चांदी के सिक्के को बचा कर रख लेते थे और वे अपने तमाम कर इस टोकन मुद्रा से ही चुकाते थे। इतनी सस्ती मुद्रा जैसे जाली सिक्के भी बड़ी आसानी से बनाए जा सकते थे। सैनिकों के वेतन भी देना होता था। सैनिक पेट भरने की समस्या का ये हो गया। अलाउद्दीन खिलजी वाला में सैनिक पेट भरने की समस्या को गंगा यमुना के बीच की भूमि कर के रूप में खेती की पैदावार की इकट्ठी करके हल किया गया। किसानों की पैदावार का 50% हिस्सा कर के तौर पर तय किया गया था। सैनिकों का वेतन भी देना होता था। अलाउद्दीन ने सैनिकों को एकता के स्थान पर नकद वेतन देने का तय किया। सैनिक अपना आवश्यक सामान दिल्ली के व्यापारी से खरीदते थे और यह आशंका थी कि व्यापारी अपनी चीज़ों की कीमत बढ़ा देंगे। इसे रोकने के लिए अलाउद्दीन दिल्ली के चीज़ों को कीमत पर नियंत्रण लागू कर दिया। अफसर बड़ी सावधानी से कीमतों का सर्वेक्षण करते थे और जो व्यापारी निश्चित दरों का उल्लंघन करते थे उन्हें सजा मिलती थी। अलाउद्दीन के प्रशासनिक कदम काफ़ी सफल रहे और इतिहासकार ने कीमतों में कमी और बाजार में वस्तुओं की कुशलता से आपूर्ति के लिए उसके शासनकाल में बहुत प्रशंसा की। मंगोल आक्रमणों के खतरे का भी उसने सफलतापूर्वक सामना किया। इस तमाम असफलताओं की गिनती करने इन तमाम असफलताओं की गिनती करने में हमें कभी कभी भूल जाते हैं कि सल्तनत के इतिहास में पहली बार दिल्ली की किस सुल्तान ने मंगोल इलाके को फतह करने के अभियान की योजना बनाई थी। जहां अलाउद्दीन खिलजी का बल प्रतिरक्षा पर था, वहीं मोहम्मद तुगलक के द्वारा उठाए गए कदम मंगोल के विरुद्ध सैनिक आक्रमण की योजना के हिस्सा था। 16वीं सदी के सल्तनत तालिका 1 को फिर से देख आप पाएंगे कि तुगलक वंश के बाद 1226 तक दिल्ली तक आगरा
दिल्ली तथा आगरा पर सैयद तथा लोधी वंश का राज रहा। तब तक जौनपुर, बंगाल, मालवा, गुजरात, राजस्थान तथा पूरे दक्षिण भारत में स्वतंत्र शासक के उठ खड़े हुए थे। उनकी राजधानियाँ समृद्ध थी और राज फल फूल रहे थे। इसी काल में अफगान तथा राजपूत जैसे नए शासक समूह भी उभरे। इस काल में स्थापित राज्यों में से कुछ छोटे थे तो थे कुछ छोटे तो थे पर शक्तिशाली थे और उनका शासन बहुत ही कुशल तथा सुव्यवस्थित तरीके से चल रहा था। शेरशाह सूरी 1540 से 1545 ने बिहार में अपनी चाचा की एक छोटे से इलाके में प्रबंधक के रूप में काम शुरू किया और आगे चलकर उसने इतनी उन्नति की कि मुगल सम्राट हुमायूं 1530 से 1540, 1555 से 1556 तब कुछ चुनौती दिया परास्त किया। शेरशाह ने दिल्ली पर अधिकार करके स्वयं अपना राज्य वंश स्थापित किया। सूर्यवंश ने केवल 15 वर्षों 1540 से 1555 शासन किया, लेकिन इनके प्रशासन ने अलाउद्दीन खिलजी वाले कई तरीकों को अपनाकर उन्हें और भी चुस्त बना दिया। महान सम्राट अकबर 1556 से 1605 ने जब मुगल साम्राज्य को समेकित किया तो उसने अपने प्रतिमान के रूप में शेरशाह के प्रशासन व्यवस्था को ही अपनाया। 3 श्रेणियाँ: ईश्वरीय, शांति, नाटक और धर्म युद्ध। 3 श्रेणियों का विचार सबसे पहले 11वीं शताब्दी के आरंभ में फ्रांस में सूत्रबद्ध किया गया है। इसके अनुसार समाज के 3 वर्गों में विभाजित किया गया है: प्रार्थना करने वाले वर्ग, युद्ध करने वाले वर्ग और खेती करने वाला वर्ग। 3 वर्गों के समाज के इस विभाजन के ईसाई धर्म का समर्थन भी प्राप्त था। इस विभाजन से ईसाई धर्म को समाज में अपने प्रबल प्रभाव को और भी दृढ़ करने में सहायता मिली थी। इस विभाजन में से योद्धा का एक नया समूह भी उभरा। इन योद्धाओं को नाइट कहा जाता है। ईसाई धर्म के समूह को संरक्षण देता था, अपने ईश्वरीय शांति को अवधारणा के प्रसार इनका उपयोग करता था। नाइटों से अपेक्षा की जाती थी कि वे धर्म और ईश्वर की सेवा से समर्पित योद्धा रहें। कोशिश यह रहती थी कि इन योद्धाओं को आपसी लड़ाई भिड़ाई से विमुख करके उन मुसलमानों के विरुद्ध युद्ध करने भेज दिया जाए जिन्होंने यरूशलेम शहर पर कब्जा कर रखा था। इस प्रयत्न के परिणाम स्वरूप सैनिक अभियानों का एक श्रृंखला चली जिसे क्रूसेड धर्म युद्ध कहा गया। ईश्वर तथा धर्म की सेवा में किए गए इन अभियानों के नाइटों की हैसियत पूरी तरह बदल डाली। पहले इन नाइटों की गिनती कुलीनों में नहीं होती थी, मगर फ्रांस के 11वीं सदी के अंत तक और जर्मनी में उससे 1 सदी बाद इन योद्धाओं के दीनहीन अतीत को भुला दिया गया। 12वीं सदी तक तो कुलीन वर्ग के लोग भी नाइट कहलाना चाहने लगे थे। नाइट, कल्पना करें आप अलाउद्दीन खिलजी या मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में एक किसान है और आप सुल्तान द्वारा लगाया गया कर नहीं चुका सकते हैं, आप क्या करेंगे? अध्याय 3 समाप्त होता है।